Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now I am full time on iExamB platform. So today's agenda is economic survey. आप सबको पता है कल इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ है एंड इस बार काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो ये एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि उनका रिक्वायरमेंट, उनका वो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बारे में इंटरेस्ट ये काफ़ी अलग अलग होता है। तो मैं आपको जितने सारे टाइप के स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि इसका जो पढ़ाई है कैसे करना है। जैसे मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 30 मिनट्स है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या रिसोर्स हो सकता है। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 30 आवर्स डिवोट कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे को उनके लिए भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और अभी मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ डेली लाइव फॉर्मेट में। डेली यानी कि वीक में नियर अबाउट हम 2-3 बार देखते हैं इसको। तो इसको मैं आगे अभी बस मेरा एक लेक्चर हुआ है लाइव फॉर्मेट में, तो वहाँ पे मैंने कैसे पढ़ाया है स्टूडेंट्स को और आगे जाके कैसे पढ़ाऊँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बस ऐसा मत सोचिए कि ये कोई नंबर है। अगर इकोनॉमिक सर्वे आप मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया हुआ एक एक वर्ड देखेंगे तो पूरा आपका इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाई हो जाएगा। भले वो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, आरबीआई के लिए पढ़ रहे हो, नाबार्ड है, सेबी है, आरबीआई का डीपीआर का एग्ज़ाम आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कोई भी जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई एम सुशील रगड़े, मैं हूँ मैनेजर रह चुका हूँ मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। मैंने 3 साल काम किया है। उस टाइम उस डिपार्टमेंट को अर्बन बैंक डिपार्टमेंट कहते थे। अभी उसका वो मर्ज करके अभी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऐसे ब्रॉड लेवल पे डिपार्टमेंट बना दिया। उस टाइम पे फिर मैं बैंक में जाके बैंक का इंस्पेक्शन करता था और उनका जो फाइनल रिपोर्ट है, जो आप जैसे सीए बनाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, उस तरीके का आरबीआई के फॉर्मेट में हम उसके बैलेंस शीट बनाते थे। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, यानी कि आपको पता चले कि आप किससे इकोनॉमिक सर्वे का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ के ये इम्पोर्टेंट पर्सन्स है इन्वॉल्व। आप सबको पता है मैडम निर्मला सीतारमन जी ये फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद ये सर जो है ये है अभी न्यूली अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन जी। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है। एंड उसके बाद है रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री तरुण बजाज जी। ठीक है, बजट प्रेजेंट करने से पहले जो उन्होंने एक फ़ोटो लिया है, यहाँ पर है हमारे राष्ट्रपति जी का फ़ोटो। तो बजट आपको कभी भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही आपको पढ़ना है। आप गूगल में जाके सिर्फ बजट इकोनॉमिक सर्वे लिखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो ईयर है वो है 2021-22। बहुत स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है। और जो बजट का ईयर आता है वो है 2022-2023, क्योंकि बजट जो होता है अगले साल का प्रोजेक्शन होता है। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछला फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 अप्रैल आपका हो गया 2021 से लेके 31 मार्च है आपका 2022 तक का। ठीक है, तो ये ईयर का एक क्या क्या प्रोजेक्शन है वो दिया है। अभी ये पूरा हमारा 31 मार्च 2022 हुआ नहीं है, तो ये पूरा पिक्चर नहीं होगा। कुछ डेट उन्होंने दिया होगा, जैसे 31 दिसंबर है तो अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर के लिए अलग अलग उन्होंने एक रेफरेंस पीरियड दिया होता है। तो आपको जाना यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स ओपन होंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें मेजर जो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं ये है कि इस बार सिर्फ एक ही वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम 1। अदरवाइज पिछले साल का आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उस टाइम पे 2 वॉल्यूम थे। ये है सबसे बड़ा मेजर चेंज। सेकंड चेंज जो है कि इस बार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने इकोनॉमिक सर्वे नहीं बनाया है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र संजीव सन्याल जी, उन्होंने बनाया हुआ। मैं आपको आगे जब आप इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअल देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। और थर्ड मेजर चेंज है इस बार उन्होंने एक्चुअल हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं की है। तो
अगर आपको कोई पूछेगा कि 3 मेजर चेंजेस यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के, ये अंदर वाले नहीं, ये बाहर वाले चेंजेस है ब्रॉड लेवल पे, तो ये 3 चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ पे जाके आपको एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर लेना है। अभी ये है इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको कहा ना कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत कम टाइम में पढ़ना है, उनके पास ज़्यादा टाइम है। तो जो लोगों को मॉडरेट लेवल का पढ़ना है, यानी कि थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, ज़्यादा भी डीप नहीं कम भी डीप नहीं, मॉडरेट लेवल का, तो उनको क्या करना है, ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ लेना है। इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि ये नियर अबाउट 35-36 पेजेस है। इतना पढ़ लोगे तो आप पकड़ लीजिए स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ अ समरी ऑफ ऑल इकोनॉमिक सर्वे। तो कल जो मेरा लेक्चर हुआ था लाइव में, उसमें मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हमने वहाँ पे देखी है। तो अभी मैंने क्या किया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, उनके लिए अभी मैंने क्या किया है, मैंने उनको होमवर्क दिया है कि आपको ये सेकंड टॉपिक पढ़ के आना है। सैटरडे को मेरा सेकंड लेक्चर होगा लाइव में, तो वहाँ पर ये पढ़ के आने के बाद फिर मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगा, फिर एक डिस्कशन फॉर्मेट में ये हम पढ़ाई करने वाले। तो ये अलग अलग वे है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, ये एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे में हमने कल पढ़ा और ये आज न्यूज़पेपर में इस तरीके से आया है। क्या हुआ था कि 2 वॉल्यूम है, अभी एक वॉल्यूम में आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे पहला कब आया था, 1950 में आया था, देखो यहाँ पर दिया है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे को न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले 1958-59 में इसको हिंदी में भी आया था। उसके बाद 62-63 में 2 पार्ट्स में इसको पब्लिश हुआ है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या आया था, ब्रॉड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया था। सेकंड पार्ट में बेसिक एनालिसिस और डिफरेंट सेक्टर्स है। और न्यूज़पेपर में भी दिया था कि एन एनालिटिकल चैप्टर है। 2020-21 सर्वे में क्या था, बहुत सारे पेजेस थे, नियर अबाउट 877 पेजेस थे उस टाइम पे, ठीक है। 877 पेजेस का इकोनॉमिक सर्वे था। तो इस बार स्टूडेंट्स का थोड़ा बर्डन कम हो गया। तो मैंने क्या किया, ये जो फाइल है ना, जो मेरे सारे लेक्चर्स हो जाएंगे नियर अबाउट, मैंने सोचा है कि 10 लेक्चर्स में मैं इकोनॉमिक सर्वे खत्म करूंगा। तो मैं एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे पे इस तरीके से अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं डाउनलोड के लिए आपको PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। तो उसके लिए आई थिंक एक 15-20 दिन लगेंगे उसको, ठीक है। तो तब होने के बाद मैं सबको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये है, जब आप इकोनॉमिक सर्वे ओपन करेंगे तब आपको ना पूरा इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट होने से पहले एब्रीविएशन दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 1000 के आसपास एब्रीविएशन होंगे। ये आपको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है, एक बार गो थ्रू करना। जैसे मैंने कल लेक्चर में कहा था, एग्जाम के लिए आपको पता है कि डेज आते हैं, ये डे कौन सा है, वो डे कौन सा है। तो टोटल हमारे 365 डेज है, और हर डे पे कुछ ना कुछ, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो टोटल 700 डेज है। तो हम 700 थोड़ी याद रखते हैं, हम क्या करते हैं, 10% याद रखते हैं, यानी कि 70 डेज के आसपास हम याद रखते हैं। उसी तरीके से आपको ये गो थ्रू करना है। जैसे मान लीजिए ABPMJY क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या है, AISATS क्या है, एयर इंडिया SATS, सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विस, एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो काफ़ी सारे। अच्छा, डीपम करके देखो, डीपम क्या है, इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कभी कभी फुल फॉर्म आ सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन वो क्या है, इंटरनल ट्रेड है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये भी देखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको इससे अच्छा कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी आपको देखना है वहाँ पर। अभी देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा ये इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर है, अभी मैंने ये पढ़ाना चालू किया कि देखो कैसे। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है कि the last 2 years have been difficult for the world economy on account of the COVID-19 pandemic. Repeated waves of infection, supply chain disruption and inflation. इसकी वजह से क्या हुआ है, जो पॉलिसी मेकिंग है वो डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है कि कब इन्फेक्शन होगा, कब वेव आएगा। अभी देखो, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है कि ये इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको गवर्नमेंट का पूरा वर्किंग है, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ये एजाइल फ्रेमवर्क इस बार काफ़ी बार इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड आया है। ये क्या है, हम आगे भी देखते हैं। जब मैंने ये लेक्चर लिया तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था। जैसे देखो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सॉरी, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक एक वर्ड यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन ये कौन से स्टूडेंट के लिए है इतना डीप, जो UPSC का और RBI का सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज मैंने आपको 30 मिनट्स का भी फॉर्मूला बता दिया। 30 मिनट्स में क्या करना है,
बस आपको जो पीआईबी है उसका फर्स्ट पेज ही देख लेना है, मैं आगे आपको दिखा दूंगा। वो फर्स्ट पेज पढ़ लेंगे तो जिनको बहुत ऊपर ऊपर लेवल का करना है उनके लिए उतना मोर देन सफिशिएंट है। और एक अच्छा ये भी वे है कि आप इसको न्यूज़पेपर में पढ़िए, जैसे कल आया था तो आज न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा इस पर न्यूज़ कवरेज हुआ है, काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक आए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए बहुत ही डीप में मैंने जहाँ जहाँ कोई वर्ड आता है, CAR क्या है, कैपिटल इक्विटी रेशो क्या है, WPI CPI क्या है, WPI कौन पब्लिश करता है, CPI कौन पब्लिश करता है। तो ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे देखना मतलब सिर्फ नंबर देखना नहीं है, आप काफ़ी जैसे ये बारबेल स्ट्रेटेजी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह कौन सी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कितना डीप जाना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं 10-12 घंटे में इसको पढ़ाने वाला हूँ और 10 मिनट में भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, योर इंटरेस्ट एंड इस यूजफुलनेस इन योर टारगेट एग्जामिनेशन। तो अभी दूसरा वे है पीआईबी का वेबसाइट। जो पहले वाला वेबसाइट दिया था वो बजट का वेबसाइट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला। ठीक है, वहाँ वो अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, ये पीआईबी का वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और इतने सारे रीजनल लैंग्वेज में है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने रीजनल लैंग्वेज में इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि क्या है, किसी भी एस्पेक्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यहाँ से क्या क्या इमेजेस है मैं पूरी सारी कंपाइल की है, यहाँ पर अलग अलग एरिया पे है, वो आपको एक जगह पे मिलेंगी नहीं, लेकिन मैंने पूरा ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें दिया है, तो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको डाउनलोड के फॉर्मेट में दे दूंगा। तो देखो जो 30 मिनट वाले हैं, ठीक है, 30 मिनट्स, जिनको 30 मिनट्स देना है उनके लिए ये बस एक ही पेज है, ये है की हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। पीआईबी ने पब्लिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, ये पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें जितने सारे नंबर है इसमें, वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि जीडीपी प्रोजेक्शन कितना बताया है, 8.5 बताया हुआ है। उसके बाद ये कैपेक्स है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या हुआ है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, मैंने आपको बताया था ना, ये एज ऑफ 31 दिसंबर का है, कितना है, $633 बिलियन। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो है ना, वो मैंने कहा था आपको हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, यानी कि वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, वो है ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। इसलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा पूछेंगे, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 हाउ मच वॉज द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो क्योंकि अदरवाइज वो एवरी मंथ में पब्लिश होता ही रहता है। तो ये आप जो पढ़ेंगे तो आपको इसमें जितने नंबर है उतने नंबर्स पूरे याद रहने चाहिए, लेकिन इससे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी का, इसमें क्या क्या कंसेप्ट दिए वो नहीं होगा। लेकिन किसी के अगर उतनी ही रिक्वायरमेंट है, किसी के पास उतना ही टाइम है, तो उसके लिए मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। अभी हम आते हैं अलग अलग जो स्नैपशॉट है, ये है इंडियन इकोनॉमी का स्नैपशॉट, यानी कि सारे मेजर इंडिकेटर्स। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया जाता है, तो आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे ना ये सर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताएंगे तो उनको पता चल जाएगा। और ये 3 क्या है, ये तो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, ये है प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्शरी सेक्टर। क्या दिया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ कितना रहने वाला है, 8 to 8.5। फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, 6.8। इन्फ्लेशन का स्टेटस क्या है, डब्ल्यूपीआई कितना है, सीपीआई कितना है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कब तक का है, दिसंबर एंड। एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है ये, ठीक है। उसके बाद ये कितना था पिछले साल में, अब कितना है, ये सारे नंबर्स आपको देख लेने हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुआ था वो हुआ था आपके सर्विस सेक्टर को, -8.4 ग्रोथ था, अभी कितना हो गया 8.2, यानी कि काफ़ी टर्न अराउंड हो गया है, ठीक है। तो ये इमेज से आप सिर्फ पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपको एक नोटबुक पे A4 साइज पे ये लिखना है, उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
अभी इसी नंबर को थोड़ा सा एक बड़े इमेज में दिखाया हुआ है, तो आपको ये नंबर याद रखना है। एग्रीकल्चर में पहले कितना था ग्रोथ रेट, इस टाइम कितना हुआ है। यह है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी काफ़ी बाउंस बैक किया है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, WPI इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, और ये टाइम पीरियड भी यहाँ पे दिया है क्योंकि ये पूरा साल का नहीं है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डेटा है। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कितना हुआ है, 8.2। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट कितना था पहले, ये पिछले साल का है 9.2, ये बजट एस्टिमेट है 6.8। अभी आते हैं थोड़ा डीप लेवल पे, वो नंबर्स थे। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये भी इमेजेस जो थे PIB के वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2 इन रियल टर्म्स इन 2021-22। एस्टिमेट क्यों लिखा है, क्योंकि अभी 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2022 को फिनिश होगा। ठीक है, रियल टर्म्स मतलब क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है उस टर्म में ही। फैक्टर्स टू सपोर्ट ग्रोथ इन 2022-23, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जो ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस टाइप के जो इमेजेस है आपको कब कहाँ पर यूजफुल होंगे, जहाँ पर आपको इंट्रो में आंसर देना है या डिस्क्रिप्टिव के आंसर लिखने हैं। वाइड स्प्रेड वैक्सीन कवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन देना है। गेन्स फ्रॉम दी सप्लाई साइड रिफॉर्म, सप्लाई साइड में हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसकी वजह से गेन हो सकता है। ईजिंग ऑफ रेगुलेशन, यानी कि हम जो प्रोसेसेस है गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, लाइसेंसिंग है, ये काफ़ी आसान करने वाले हैं। रोबस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड रैम्प्ड अप कैपिटल स्पेंडिंग, यानी कि जितना ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे उतना फ़ायदा होगा। इकोनॉमी रिकवर्स पास्ट प्री पैंडेमिक लेवल, यानी कि पैंडेमिक से पहले जो लेवल थी इकोनॉमी की, उस लेवल पे अभी हम आ गए हैं। इंडिया प्रोजेक्टेड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, GDP प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8 to 8.5% इन 22-23। वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोजेक्शन किया है, 8.7। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना किया है, 7.5। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या कह रहा है, 9%। तो अभी देखिए ना, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्शन एग्जाम में पूछते हैं। आपको क्या करना है, मैक्सिमम मैं आपको 5 to 6 बताता हूँ, वही आपको याद रखना है। एक है इकोनॉमिक सर्वे, एक है बजट, इसके बाद एक RBI वाला है, वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद IMF है, यहाँ पर ADB है तो ADB भी देख लीजिए, ADB, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इतने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो प्रोजेक्शन देंगे इतना ही याद रखिए, अदरवाइज क्रिसिल होता है, इकरा है, SNP है, बहुत सारे फिच होता है, तो इतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने नंबर्स आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, रिकमेंडेशन क्या क्या दिए हैं। अभी देखो, प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स लाइक नैनो यूरिया एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, सपोर्ट स्टार्टअप फॉर इनोवेशन, यानी कि जो एग्री स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने की बात हुई है। प्रायोरिटाइज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड्स ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड हॉर्टिकल्चर, यानी कि फार्म में जब हम अलाइड एक्टिविटीज़ करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो फ़ायदा होगा। शिफ्ट फोकस टूवर्ड्स हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। अदरवाइज क्या होता है कि फार्मर अगर सिर्फ फार्मिंग करेंगे, ये अलाइड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो इतना प्रॉफिट उनको नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिया। मैं आपको कहता हूँ कि ये जो PPT मैं आपको डाउनलोड फॉर्मेट में दूंगा, उतना भी अगर आप करेंगे ना तो मुझे लगता है 70 to 80% आपकी जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक सर्वे की, वहाँ से फुलफिल हो सकती है। अभी सर्विस सेक्टर के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8.2 ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन ओवरऑल सर्विस सेक्टर, ठीक है। उसके बाद 44 इंडियन स्टार्टअप्स अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2021 टेकिंग टैली टू 83। अभी इसमें क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि हमें कौन सा नंबर याद रखना है। एग्जाम में क्या है ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक पूछेंगे, एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021 में कितने स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए और टोटल यूनिकॉर्न्स का नंबर कितना है, ठीक है। क्योंकि ये डेटा जो है ये चेंजिंग डेटा है, इसलिए उसका जो डेट है वो पता करना बहुत ज़रूरी है।
With 14,000 new startups in 21-22, India is now third largest startup ecosystem in the world. आई थिंक नंबर 1 पे यूएस एंड चाइना होने वाला है. 16.7 बिलियन FDI इन सर्विस सेक्टर, 54% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज इन H1 यानी कि फर्स्ट जो हाफ है 21-22 का, उसमें इतना सारा FDI आया है. तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत, लेकिन ये भी काफ़ी है. ठीक है, आपको पढ़ के लिखना है, उसको बार बार रिविजन करना है. सेंटर सपोर्ट्स टू दी स्टेट्स, यहाँ पे क्या नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट हुआ था. स्टेट गवर्नमेंट का कहना था, जब हम GST में आए उस टाइम अरुण जेटली जी ने प्रॉमिस किया था हमें कि हमें हमारा पैसा दिया जाएगा, नुकसान है वो भी दिया जाएगा, और आप अभी कह रहे हो हमें लोन लो. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कंटेंशन वाला पॉइंट है स्टेट वाला. और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी रेवेन्यू आ रहा है. आप GST के नंबर देखिए, एवरी मंथ नया नए रिकॉर्ड बन रहे. तो स्टेट का कहना है कि हमें आप हमारा जो GST का पैसा है वो जल्दी दे दे. एनहांस लिमिट ऑफ बोरिंग फॉर द स्टेट्स का जो लिमिट होता है वो एक बोरिंग का लिमिट RBI की तरफ से सेट किया जाता है, तो वो अभी बढ़ा दिया है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उतनी अच्छी नहीं थी. प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, ये सारे जो है ना, ये टॉपिक्स है एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स है. उसका ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये उसका एक समरी है. WPI इंक्रीज टू 12.5 इन अप्रैल टू दिसंबर 2021. किसके वजह से हुआ है? लो बेस इन प्रीवियस ईयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस इफेक्ट का मतलब क्या था? लास्ट ईयर जो प्राइजेस थी कम हो गई थी, और मान लीजिए कोई एक 50 पे है, बाद में 50 हो गया, 40 हो गया, फिर से 50 हो गया, तो इसका मतलब 40 to 50 जो है ये 25% राइज है. एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल के लेवल पे ही है, लेकिन ये बेस जो था वो कम होता. इसको कहते हैं लो बेस इफेक्ट. यानी कि आप जब इंक्रीमेंट करते देखते हो कितना ग्रोथ हुआ है, और ये बेस अगर कम हो गया तो ग्रोथ ज़्यादा दिखता है. इसलिए उनका कहना है कि ये एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं था, किसके वजह से हुआ है? बेस के इफेक्ट से हुआ है. पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस की वजह से हुआ, दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स. सेकंड फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गई. हाई फ्रेट कॉस्ट, फ्रेट यानी कि आप जो माल होता है आपका, कंपनी का माल है, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ट्रक से लेके जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल से लेके जाते हैं, ट्रेन से लेके जाते हैं, उसमें हाई कॉस्ट हुई है. शार्प इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर इंपोर्टेड इनपुट्स. तो एग्जाम में आ सकता है कि WPI में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके रीजंस क्या क्या है, तो ये रीजंस यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं. एवरेज हेडलाइन CPI कंबाइंड रिड्यूस टू 5.2% इन अप्रैल टू दिसंबर फ्रॉम 6.6 लास्ट ईयर. ठीक है. इफेक्टिव सप्लाई साइड मैनेजमेंट केप्ट प्राइजेस अंडर कंट्रोल. सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड, इन्फ्लेशन में 2 चीज़ें होती हैं. सप्लाई कम हुआ तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके बाद डिमांड ज़्यादा हुआ तो भी इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो इन्होंने कहा कि सप्लाई साइड से ज़्यादा सपोर्ट करने का गवर्नमेंट ने काम किया. जितना सप्लाई होगा फिर हम प्राइजेस उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हर जो हमारा टॉपिक है उसका ये एक टाइप का समरी नोट्स दिया हुआ है. मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, यानी कि ये RBI रिलेटेड है. अभी देखिए इसका मतलब क्या है कि 89,000 करोड़ रुपए 75 कंपनीज ने रेज किए. अभी देखिए ना, इसको आपको कैसे एनालाइज करना, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता देता हूँ. ये किस लिए हुआ है? एक तो ऐसा था कि बहुत सारा जो वर्कफोर्स है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, उनकी सैलरी चल रही थी, खर्चे बहुत कम हो गए थे, सरप्लस इनकम था, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया. दूसरा क्या है? अलग अलग ऐप्स आ गए. अगर आप में से कोई बहुत सालों से अगर इन्वेस्ट कर रहा है IPO में या शेयर मार्केट में, तो उसका प्रोसेस काफ़ी टीडियस था, आपको चेक देना पड़ता था, वो स्लिप्स भरनी पड़ती थी. अभी ये अलग अलग ऐप के वजह से क्या हुआ है, ये प्रोसेस आसान हो गया. थर्ड फैक्टर इसमें ये है कि जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे या कंपनीज पे, वो लोगों के बारे में, उसके बारे में पॉजिटिव एक व्यू था कि इकोनॉमी हमारी आगे फ्यूचर में अच्छी करेगी. ये हम पैसा सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि ये अभी IPO ला रहा है. हमारे जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने देखा कि अगला जो फ्यूचर है इंडियन इकोनॉमी का वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया. तो ये होता है थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे का अंडरस्टैंडिंग. इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म देयर पीयर्स, यानी कि जो पीयर्स है इमर्जिंग मार्केट है, जैसे चाइना है, ब्राज़ील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, उसके पीयर के कंपैरिजन में हमने अच्छा काम किया है. अब ये अलग अलग फैक्टर्स है.
ये क्या है, इसको हम CAR कहते हैं या CRAR कहते हैं। कितना बड़ा था पहले, इतना था 13%, अभी यानी कि 13-14 की बात कर रहे हैं, अभी कितना हुआ है, 7 नियर अबाउट 16.5% हुआ है। नेट NPA कितना हुआ है, ग्रॉस NPA कितना हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी देखना है कि ग्रॉस NPA नेट NPA में क्या फ़र्क है। जब हम ग्रॉस NPA में प्रोविजन कर लेते हैं, प्रॉफिट से कुछ अमाउंट उसके लिए असाइन कर देते हैं, तो हमारा जो NPA है वो कम हो जाता है, उसको हम नेट NPA कहते हैं। लिक्विडिटी इन द सिस्टम रिमेन्ड इन सरप्लस, यानी कि इकोनॉमी में काफ़ी RBI की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स करके जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी सरप्लस थी, यानी कि पैसे की कमी मार्केट में नहीं थी। अब ये है वैक्सीनेशन का डेटा। इनके ये कह रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन का फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है। 93% लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है। उसके बाद 66.05 करोड़ लोगों ने सेकंड डोज लिया हुआ है। तो ये अभी काफ़ी हमें अचीव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। तो ये भी है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये एक उन्होंने वन लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ये है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया, देखो एक बार ना इंटरव्यू में पूछा गया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो एक ने कहा कि सर स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं इस आंसर को रॉन्ग नहीं कहूँगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप ऐसे मत समझिए कि ये बिल्डिंग होगी। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ है, ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अंडर जो कुछ भी सिस्टम है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। फिर उसके स्कूल की बिल्डिंग भी आ जाएगी, उसके बाद हॉस्पिटल भी आ जाएगा। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्रीज इन अलोकेशन ऑफ फंड्स टू MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज बाय सेंटर एंड द स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 6.2% इन 14-15 टू 8.6% ऑफ GDP 21-22 में। तो ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी नंबर एग्जाम में आ सकता है। अचीविंग आत्मनिर्भर भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PLI स्कीम है। क्या है PLI का फुल फॉर्म? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, 13.4% इंक्रीज इन द रोड कंस्ट्रक्शन, 36.5 किलोमीटर पर डे इन 21 कंपेयर टू 28 किलोमीटर्स इन 18-19, यानी कि अभी हम जो पर डे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोड का वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ गया है। ठीक है, तो ये आपको एक एक लाइन पढ़ लेना है यहाँ पर, और एक नोट्स बनाना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। सब स्टूडेंट्स को यही क्या कहते हैं हम इसको टेंशन रहता है कि यार मुझे कितना याद रहेगा। ठीक है, वो सब लोगों को होता है, लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है कि एक बार आपके खुद के हैंडराइटिंग में लिखना है एंड बार बार रिवीजन करना है। दूसरा यहाँ पर वे नहीं है, वो बोरिंग है मुझे पता है, लेकिन अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए, आपकी आगे की लाइफ अच्छी चाहिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। रेजिलियंस ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर, रेजिलियंस यानी कि हम डट के खड़े हुए हैं, या कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन आ जाएंगी हम उसको लड़ेंगे। फॉरेक्स रिजर्व टच $633 बिलियन। BOP सरप्लस, BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस रहा हुआ है। नेट कैपिटल इनफ्लोज है। सिग्निफिकेंट पिकअप्स इन दी नेट सर्विसेज, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स सरप्लस प्री कोविड लेवल, यानी कि कोविड के पहले लो लेवल थी, उससे हम आगे चले गए। ये बताने का पर्पस है कि अभी हम कोविड का जो पूरा डेंट लगा था इकोनॉमी पे, डेंट यानी कि ऐसे जाके अभी हम लेवल पे, ये जो प्री पेंडेमिक लेवल है इसके ऊपर अभी हम चले गए। इंडिया वॉज द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2021। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितने से बढ़ी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने से ग्रो हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है, तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी ये हो गया, मैंने PIB का बता दिया। अभी आज का जो न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक सर्वे कल आया और आज है 1 फरवरी 2022। तो जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे ना, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक मिलेंगे, काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। अच्छी अच्छी जो न्यूज़ है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ली है, अगर आप इतना भी पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आउट परफॉर्म ब्रॉडर इकोनॉमी, यानी कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है हमारी इकोनॉमी है ओवरऑल उससे अच्छा काम कर रही है।
सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अभी हमने देखा, उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया है। जॉब इंडिकेटर्स रिटर्न टू प्री कोविड मार्क, उसके बाद 89,000 रेस किए हैं। मैक्रो गॉजेस सजेस्ट इकोनॉमी वेल प्लेस्ड टू फेस दी हेडविंड, ठीक है, यानी कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम उसके लिए अभी रेडी है। ये सेंटर के फाइनेंसेस के बारे में है, ठीक है। बजटरी एक्सपेंडिचर है, कैसे कैसे हुआ है अप्रैल मई जून, पूरा ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रोथ है, अलग अलग चीज़ों में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना ग्रोथ हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। नॉन डेट, डेट का मतलब है कर्जा, ये कर्जे वाले नहीं है, वो रिसिप्ट है यहाँ पर। टैक्स, नेट टैक्स रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, उसका पूरा यहाँ पर एक स्नैपशॉट यहाँ पर दिया हुआ है। बजट कैपेक्स इज लाइकली टू मीट द बजट एस्टिमेट ऑफ 5.54 लाख करोड़, ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मैंने लिया हुआ। इंडिकेटर्स क्या है, अलग अलग इंडिकेटर्स, ये काफ़ी अच्छा टेबल है। सीपीआई इन्फ्लेशन क्या कह रहा है, ये क्या है ना, ये तीन अलग अलग हम कहते हैं कि इकोनॉमिक, आप कह सकते हो एक टर्बुलेंस आया था उस टाइम पे, एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। उसके बाद जब टेपर ट्रैंटम होता है, यानी कि यूएस ने जब आप कह सकते हो इसको, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसका रिवर्सल होता है। ये टेपर टेंट्रम करने के बाद इन्फ्लेशन सारा बढ़ जाता है। कोविड पेंडेमिक, अलग अलग सिनारियों में कैसा परफॉर्म किया हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इन्फ्लेशन कैसा था, अभी काफ़ी मॉडरेट है। फिस्कल ग्रॉस, इंडियाज़ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का नंबर क्या था, ये यहाँ पे दिया हुआ। तो काफ़ी क्या होता है ना, कभी कभी इस टाइप का ऐसे आ गया या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आप बता सकते हैं कि तीन अलग अलग जो इकोनॉमिक में टर्बुलेंस आया था उस टाइम पे हमारे इकोनॉमी की जो मेजर इंडिकेटर से उसने कैसे परफॉर्म किया था, आप देख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखिए, $252 बिलियन, $292 बिलियन, अभी बहुत बढ़ गया था, $634 बिलियन एज ऑन December 31, 2021। तो ये भी टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। जुडिशियस रिस्पॉन्स, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स टू यील्ड रिच पोस्ट कोविड डिविडेंड्स। इनका कहना ये है कि ये सप्लाई साइड रिफॉर्म है, ठीक है। एक्चुअली डिमांड साइड भी रिफॉर्म होना चाहिए था। डिमांड साइड मतलब क्या है, लोगों के पास जो पैसा है वो अगर बढ़ जाता, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट मेजर करते तो फिर वहाँ से भी डिमांड आ जाती, इकोनॉमिक रिकवरी हो जाती, ठीक है। कंटेनर शॉर्टेज हिट्स ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। प्रैग्मेटिक पॉलिसी, प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल कह सकते हैं आप इसको, जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए। डेटा मॉनिटर, अलग अलग टाइप का डेटा मैंने यहाँ पर आपको दिया है। रियल जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। क्रेडिट ऑफटेक, यानी कि जो क्रेडिट लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं जो कंपनीज है, उससे भी पता चलता है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने वाली है। गवर्नमेंट के फाइनेंस की सिचुएशन क्या है, टैक्स रिसिप्ट्स की सिचुएशन क्या है। उसके बाद ये ऑयल प्रोडक्ट्स सेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, ऑटो सेल्स है, ठीक है। देखो ये ऑटो सेल्स काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो क्या क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में कितना ये जीवीए हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। एक्सेस ग्रेन स्टॉक हेल्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कितना स्टॉक है, कितना बफर है। इनकम डिप एंड इनकम्स डिप एंड इन्फ्लेशन राइजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफर्स लिमिटेड कुशन, यानी कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। इनकम कम हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये तो जो गरीब लोग हैं उनको डबल मार हो गई है। एक तो चीज़ें महंगी भी हो गई और उनका जो इनकम है वो भी कम हुआ। प्राइस प्रेशर कितना है, एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जितना ज़्यादा नंबर उतनी कंडीशन खराब, ठीक है। ये मई की बात कर रहे हैं हम, मई 21 की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई थी। रूरल वेजेस की बात है ये, बस ये आपको इतना याद रखना। देखो क्या है ना, अभी हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा। वैसे तो ये बहुत है, हम इसको कह रहे हैं समंदर है, कोई 2 महीने 3 महीने भी पढ़ेगा ना तो ये ख़त्म नहीं होगा, इतना बड़ा है। लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पास टाइम कितना है उसके हिसाब से आप सकते हो। टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये याद रखिए एग्जाम में आता है।
पब्लिक कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है, एक्सपोर्ट की सिचुएशन क्या है। अभी फ्यूचर टेंस ये अलग टाइप का हेडलाइन यहाँ पे इन्होंने दिया है। प्रेडिक्टेड ग्रोथ है, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है एंड प्राइजी फ्यूएल है। तो कैसे कि यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन द ईव ऑफ द बजट डे इन द पार्लियामेंट, तो उनका ये फोटो वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रिमेन्ड अबाउट 10% फॉर द 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स इन दिसंबर 2021। रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई कहते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एक्सलरेटेड टू अ 5-month हाई ऑफ 5.6, और आरबीआई का जो लिमिट है वो है 4% ±2, यानी कि 2% से लेके 6% तक। इसके ऊपर गया तो मॉनेटरी पॉलिसी अकाउंटेबल होगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। सर्वे इग्नोर्स पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, अपोजिशन का कहना है। ये है मिस्टर पी चिदम्बरम, पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, काफ़ी ब्रिलियंट है, तो इनका आर्टिकल यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो अपोजिशन का काम ही है क्रिटिसाइज करना, लेकिन उनका व्यू क्या है वो हमें जानना ज़रूरी है। सर्वे पेग्स ग्रोथ एट 8 to 8.5% इन 22-23। ठीक है, हमने देखा है ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हो कि सर्वे ने कहा है कि ग्रोथ हमारी इतनी रहेगी। सेंटर स्किप्स मेंशन ऑफ द राइजिंग फूड सब्सिडी कॉस्ट, ये न्यूज़पेपर का कहना है कि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है। सर्वे ऑफ लास्ट 3 years हैड फ्लैग द इशू, लेकिन इस बार उन्होंने स्किप कर दिया है। आर्टिकल आप इसको पढ़िए। इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया गेन सर्वे, फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स 24% ऑफ एरिया इन 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन द फॉरेस्ट एरिया गेन, यानी कि जितना एरिया गेन हुआ इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 3rd रैंक आया है। अभी ये जो है ना, ये बस आपको ये बहुत मतलब स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन ये है इंडियन एक्सप्रेस में है, ये काफ़ी अच्छा दिया। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो एक चीज़ अगर पढ़नी है तो मैं कहूँगा इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, व्हाट द सर्वे सेज, सिंपली पुट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है ना, वो काफ़ी कॉमन पब्लिक के लैंग्वेज में लिखता है। थोड़ा इंडियन, अगर आप देखेंगे हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आप इकोनॉमिक सर्वे, आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिली तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पढ़ लीजिए, इसको 1 2 3 4 5 6 बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका सर्वे वाला काम हो जाएगा। ये बहुत, देखो क्या है, मैंने सुबह 8-10 न्यूज़पेपर पूरे स्कैन किए, उसमें से मुझे जो लगा मैंने आपको यहाँ पे दिया है। रैम्प अप सपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स टू स्कोप फॉर ग्रेटर गवर्नमेंट एड टू इकोनॉमी, कैलिब्रेट क्रेडिबल पाथ फॉर द फिस्कल कंसोलिडेशन इज ऑल्सो नीडेड। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि जो फिस्कल डेफिसिट और इसके जो नंबर्स है वो थोड़े कंट्रोल में यहाँ पर रहने चाहिए। तो ये भी एक ये आया है, एडिटोरियल आया है, इसको आप एक बार देख लो। सीइंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग इट, इंटरव्यू विद प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर। इन्होंने ये जो संजीव सन्याल जी है, इन्होंने ये इकोनॉमिक सर्वे इस बार का बनाया हुआ है। इनको क्वेश्चन पूछे गए, द सर्वे सेज फिस्कल स्पेस इज अवेलेबल। फिस्कल स्पेस अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि खर्चा करने को स्कोप है, यानी कि थोड़ा बहुत स्कोप है। हम बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ खर्चा करना, आप कह सकते हैं हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, उसी तरीके से फिस्कल स्पेस इज अवेलेबल, यानी कि उतना अभी हम खर्चा थोड़ा सा कर सकते हैं। हैव यू आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर इट कैन बी यूज्ड और इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बफर व्हेन अनसर्टेनिटी हिट्स अस। ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे, कि आपने कुछ सोचा है कि आप खर्चा करेंगे, या फिर आगे कुछ अगर होगा अनसर्टेनिटी उसके लिए पैसा रखा है। तो ये उन्होंने आंसर किया। तो ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है, ये भी पढ़ लेंगे आप ना। देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत ही ब्रॉड है, ओशियन जैसा है। तो ये हर स्टूडेंट का, अभी मैं जब कॉलेज में था तब मैं एक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी लेके पूरा पढ़ता था। जब मैं इंजीनियरिंग में था मुझे इतना इकोनॉमिक समझ में भी नहीं आता था, लेकिन एवरी ईयर मैं ये काम करता था। तो मुझे 1-2 महीने लगते थे, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ना इकोनॉमिक सर्वे। जितना तभी से मुझे इंटरेस्ट आना चालू हुआ, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में कंटिन्यू नहीं करूँगा, मेरा जो करियर है। मैं फिर उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस में एनरोलमेंट किया MBA के लिए। फिर बाद में मैंने एज एसोसिएट कंसल्टेंट ओरेकल में जॉब किया मैंने 1 साल। फिर मैंने UPSC का पढ़ाई किया, फिर मैं इलाहाबाद बैंक में काम किया मैंने 1 साल, RBI में किया 3 साल, और अभी पिछले 6-7 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है,
मतलब ये कहीं मैं कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मुझे खुद ये पढ़ के मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन लगता है। हम बोलते हैं ना सेटि बहुत अच्छा लगा, उस तरीके का मुझे फीलिंग आता है। तो ऐसा नहीं है सबको ऐसा हो, लेकिन मैं सब स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ एजाइल फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना ये BL एक्सप्लेनर करके एक सीरीज़ आती है, बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर, मुझे मुझे बहुत पसंद है ये न्यूज़पेपर। मैं जब MBA में था तो मैं एक बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस लाइन ये न्यूज़पेपर पढ़ता था। ये इतने फेमस नहीं थे, जनरली लोग ET पढ़ते थे, लेकिन मुझे ना ये बिजनेस लाइन की ये चीज़ बहुत पसंद आती थी, इसलिए मैं आज भी आपको सजेस्ट करूँगा, ये काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। व्हाट इज़ अजाइल फ्रेमवर्क, क्योंकि इस इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड काफ़ी बार आया है। It is a framework for project and policy implementation that is considered highly efficient for getting work done. जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ना प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए यूज़ किया जाता है। It was developed in 2001 and is based on the 12 principles which include customer satisfaction, collaboration, adapting to change, feedback loops and breaking प्रोजेक्ट साइलोज। यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करो, काम करते रहो, फीडबैक लेते रहो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कह सकते हैं आप इसको। एजाइल यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन दी फीडबैक। तो ये एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये भी एक हाईलाइट है, ये आई थिंक बिजनेस लाइन के न्यूज़पेपर में है। ये भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनको बहुत कम पढ़ना है, तो ये बहुत ही मेजर 5 1 2 3 4 5 अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स बताओ, तो उसका आंसर यहाँ पर रेडी है। इतना भी बताएंगे आप तो बहुत हो गया। इंडियाज़ एजाइल पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। एक वाटरफॉल स्ट्रेटेजी क्या है, ये ऐसे वर्ड्स है यहाँ पर ना, तो ये जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये जो वर्ड है एक एक वर्ड का हम यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। पेग कर दिया, पेग यानी कि ऐसा एक होता है ना लकड़ी है, उसको बांध दिया हमने। यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि हमारी जो ग्रोथ है 8 to 8.5% रहेगी। अभी पूरे लेक्चर में मैंने ये 8 to 8.5% कम से कम 10 बार बोला होगा। तो ये पर्पज़ है कि ये जो नंबर्स है आपके दिमाग में फिट बैठ जाए एग्जाम में, इसके बारे में कोई ना कोई बैंक के एग्जाम में डेफिनेटली सवाल आएगा। डिस इन्वेस्टमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन बजट फंडिंग, ये रिलेटेड आर्टिकल है। मैंने आपको कहा ना BL एक्सप्लेनर बहुत अच्छी सीरीज होती है। अगर आप ऐसे 100 आर्टिकल्स पढ़ लेंगे ना BL एक्सप्लेनर, तो आपका इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, बैंकिंग का अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट आर डिसइन्वेस्ट प्रोसीड्स इन फंडिंग द बजट, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, कंपनीज है, वो बेच दो, उससे पैसा आएगा तो उसको कैसा खर्च करना है। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये जो पूरा लेक्चर है मैं आपको डाउनलोड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा के देता हूँ, आप वहाँ से पढ़िए, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बस यही है आज मेरी तरफ से। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे। अभी बजट के लिए, हाँ बजट का भी मैं एक वीडियो बना लूँगा बजट का, और इसके लिए ना मैं आपको और एक चीज़ देने वाला हूँ, वो है इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड 50 MCQs। मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, वो अगर ये 50 MCQ देख लेंगे तो 80% आसपास का आपका इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा। एंड सिमिलर थिंग वी विल डू फॉर बजट के भी 50 MCQs मैं आपको दे दूंगा। तो इतना कर लेंगे तो 70 to 80% इकोनॉमिक सर्वे बजट आपका हो जाएगा एग्जाम पर्पज़ के लिए। क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है देने के लिए। तो ये जो एक्टिविटी होगी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।